हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम को ले रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैं डस्ट ऑफ स्नो का समरी डिटेल में हिंदी में और जो स्टेंजास थे या पोएम थी उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज हम पार्ट 2 ले रहे हैं। इस पार्ट 2 में डस्ट ऑफ स्नो में हम डस्ट ऑफ स्नो के टेक्सचुअल क्वेश्चंस ले रहे हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के छोटे छोटे कण या बर्फ़ के कण। व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के कण क्या होते हैं या बर्फ़ के कण किसे कहते हैं। व्हाट डज द पोइट से, यानी कवि क्या कहता है। हैज़ चेंज्ड हिज मूड, कि उसका जो मन है बदल चुका है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड मीन्स कवि की मनोदशा या कवि का मन, चेंज्ड मीन्स बदल गया। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, यानी कवि की मनोदशा या कवि की मन स्थिति या कवि का मन कैसे बदल गया। तो इन 3 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देखते हैं। आर डस्ट ऑफ स्नो इज फाइन आर्टिकल्स ऑफ स्नो। आर डस्ट ऑफ स्नो यानी एक बर्फ़ का कण छोटे छोटे बर्फ़ के कणों को कहा जाता है। आर डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसे कहते हैं। इज फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी छोटे छोटे बर्फ़ के कणों को डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। दैट, जो कि सेटल लाइक डस्ट। सेटल मीन्स सेटल लाइक डस्ट मीन्स धूल की तरह, सेटल मीन्स जमा हो जाते हैं। तो दैट सेटल लाइक डस्ट, जो कि धूल की तरह जमा हो जाते हैं। ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर। ड्यूरिंग अ स्नोफॉल, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, स्नोफॉल मीन्स बर्फ़। ड्यूरिंग अ स्नोफॉल यानी बर्फ़ के दौरान। आक्रो पर्च्ड ऑन अ हेमलॉक ट्री। पर्च का मतलब होता है पक्षी का बैठना। आक्रो पर्च्ड ऑन अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़। आक्रो पर्च्ड ऑन अ हेमलॉक ट्री, यानी एक कौवा धतूरे के पेड़ पर बैठता है या बैठा हुआ था। शेक्स ऑफ द स्नो। शेक ऑफ का मतलब होता है झटक देना। शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट, और वह बर्फ़ के कणों को झटक देता है। दैट हैज़ सेटल्ड ऑन हिम। दैट हैज़ सेटल्ड, जो कि उसके ऊपर थी। दैट हैज़ सेटल्ड ऑन हिम, जो कि उसके ऊपर थी। दिस डस्ट फॉल्स ऑन द पोइट। दिस डस्ट फॉल्स ऑन द पोइट, यानी यह बर्फ़ के कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। दिस लिटिल इंसिडेंट, यह छोटी सी घटना। इंसिडेंट मीन्स घटना। यह छोटी सी घटना ब्रिंग्स लाती है अबाउट अ सडन चेंज, यानी अचानक का बदलाव। इन द पोइट्स मूड, यानी कवि की मन स्थिति में, कवि की मनोदशा में या कवि के मन में। तो दिस लिटिल इंसिडेंट ब्रिंग्स अबाउट अ सडन चेंज इन द पोइट्स मूड, यानी यह छोटी सी घटना कवि की मन स्थिति या कवि की मनोदशा में अचानक एक बदलाव लाती है। नाउ द पोइट शेक्स ऑफ हिज सैड थॉट्स। नाउ, अब द पोइट मीन्स कभी भी, शेक्स ऑफ मीन्स हटा देता है, अलग कर देता है, हिज सैड थॉट्स यानी अपने मन के दुखी विचारों को। एंड इज फिल्ड, और भर जाता है विद रिन्यूड एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, यानी फ्रॉस्ट इस कविता में प्रकृति को कैसे दर्शाते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, फ्रॉस्ट इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो आंसर है फ्रॉस्ट डज नॉट आइडियलाइज नेचर। तो यानी फ्रॉस्ट डज नॉट आइडियलाइज नेचर, यानी फ्रॉस्ट नेचर के, प्रकृति के जो विचार हैं, प्रकृति के
फ्रॉस्ट डज नॉट आइडियलाइज नेचर, आइडियलाइज का मतलब होता है कल्पना करना। फ्रॉस्ट डज नॉट आइडियलाइज नेचर, फ्रॉस्ट प्रकृति की कल्पना नहीं करते हैं। हिज डेस्क्रिप्शंस यानी उनके वर्णन या उनके उल्लेख ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में, आर रियल, वास्तविक हैं। हिज डेस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर आर रियल यानी प्रकृति के बारे में उनके वर्णन या उल्लेख वास्तविक हैं। एंड बेस्ड ऑन और आधारित हैं मिनट ऑब्जर्वेशन, एक एक क्षण के निरीक्षण पर। फ्रॉस्ट सीज डीप सिंबॉलिक मीनिंग्स इन ईच लिटिल इंसिडेंट ऑफ नेचर। फ्रॉस्ट देखते हैं डीप, गहरा, सिंबॉलिक मीनिंग्स, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक अर्थ। फ्रॉस्ट सीज डीप सिंबॉलिक मीनिंग यानी फ्रॉस्ट गहरा प्रतीकात्मक अर्थ देखते हैं इन ईच लिटिल इंसिडेंट ऑफ नेचर यानी प्रकृति के प्रत्येक छोटी छोटी घटना में। तो फ्रॉस्ट प्रकृति की प्रत्येक छोटी छोटी घटना में बहुत ही गहरा प्रतीकात्मक अर्थ देखते हैं। वन कैन यानी कोई भी, इंटरप्रेट का मतलब होता है अनुमान लगा सकता है, कोई भी अनुमान लगा सकता है। दीज सिंबल्स इन वंस ऑन वे यानी इन प्रतीकों का, इन वंस ऑन वे यानी अपने तरीके से, कोई भी प्रकृति के इन प्रतीकों का अपने तरीके से अनुमान लगा सकता है या पूर्वाभास कर सकता है। वन कैन सी नेचर एज अ फ्रेंड यानी एक व्यक्ति या कोई व्यक्ति प्रकृति को मित्र के रूप में देख सकता है और एज एन एनिमी, और वह उसे दुश्मन के रूप में भी देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। व्हाट आर द वर्ड्स यानी कौन कौन से पक्षी हैं दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, जिनका के कविताओं में सामान्यतः नाम लिया गया है या नाम रखा गया है या जिनका नाम प्रयोग किया गया है। डू यू थिंक, क्या आप मानते हैं, आ क्रो, एक कौआ, इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम, क्या आप मानते हैं कि एक कौआ प्राय कविताओं में वर्णित होता है या उसका वर्णन किया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड यानी तुम्हारे मन में क्या प्रतिमा आती है। वैन यू थिंक ऑफ अ क्रो, जब तुम एक कौए के बारे में सोचते हो। तो इसका आंसर है द वर्ड्स यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स आर यानी पक्षी जो कि सामान्यतः कविताओं में प्रयोग किए गए हैं, आर नोन जाने जाते हैं, फॉर देयर ब्यूटी अपनी खूबसूरती के लिए, और स्वीट सॉन्ग और अपनी मधुर गाने के लिए। दे इंक्लूड नाइटिंगल्स यानी इन पक्षियों में दे इंक्लूड यानी शामिल हैं नाइटिंगल्स बुलबुल, कुकू कोयल, रॉबिन्स एंड स्वान्स। स्वान्स ये भी, रॉबिन्स एक छोटी सी चिड़िया होती है सिंगिंग बर्ड, एंड स्वान्स और हंस। तो ये पक्षियों में, कविताओं में पक्षियों में इनको गिना जाता है। नाइटिंगल्स, कुकूज, रॉबिन्स एंड स्वान्स। आ क्रो इज़ नॉट ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स यानी एक कौए को प्राय कविताओं में प्रयोग नहीं किया जाता है या उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। बिकॉज क्योंकि, इट इज़ नाइदर ब्यूटीफुल क्योंकि ना तो कौआ खूबसूरत होता है, नॉर इट इज़ अ सॉन्ग बर्ड और ना ही वह गुनगुनाने वाला पक्षी होता है, गीत गाने वाला पक्षी होता है। द क्रो ब्रिंग्स द इमेजेस ऑफ एविल यानी द क्रो कौआ जो होता है ब्रिंग्स लाता है, द इमेजेस ऑफ एविल्स यानी बुराइयों की प्रतीक माना जाता है कौए को, एंड इल ओमन और अशुभ यानी अपशगुन, टू अवर माइंड यानी हमारे मस्तिष्क में, यानी कौए को एक बुराई का प्रतीक माना जाता है और हमारे दिल दिमाग में अपशगुन होता है। व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री यानी धतूरे का पौधा क्या है, क्या होता है। वाई डजंट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मेपल और एन ओक और अ पाइन। तो व्हाट डज द पोइट राइट, वाई डज द पोइट राइट यानी कवि क्यों नहीं लिखता है अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्रीज़ यानी अधिक खूबसूरत वृक्षों के बारे में, सच एज अ मेपल जैसे कि मेपल अ काइंड ऑफ ट्री एक वृक्ष का नाम है, और एन ओक बलूत का वृक्ष बोलते हैं, और अ पाइन और देवदार का वृक्ष, यानी कभी मेपल, बलूत, देवदार इतने खूबसूरत वृक्षों के बारे में क्यों नहीं लिखता है।
तो हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री, इसका आंसर है हेमलॉक इज़ अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है। द पोइट वॉन्ट्स टू क्रिएट, यानी कभी टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ सैडनेस। टू क्रिएट का मतलब होता है पैदा करना। द पोइट वॉन्ट्स टू क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ सैडनेस, यानी कभी दुख के माहौल को पैदा करना चाहता है। एंड स्टिलनेस, और शांति के माहौल को पैदा करना चाहता है। इन सच एन एटमोसफियर, यानी एक ऐसे वातावरण में, एक ऐसे माहौल में, आ मेपल का पौधा, मेपल का पेड़, एन ओक बलूत का पेड़, और आ पाइन और देवदार का वृक्ष वुड हैव लुक्ड आउट ऑफ प्लेस, यानी ऐसी स्थिति में बलूत का पौधा और देवदार का पौधा और मेपल का पौधा ऐसी स्थिति में सटीक नहीं बैठते हैं। लुक्ड आउट का मतलब सटीक नहीं बैठते हैं या चौकस पूर्ण रूप से फिट नहीं बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, यानी कौआ और धतूरे का पौधा क्या रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं या किसके प्रतीक हैं? जॉय और सोरो, खुशी और दुख के। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो that the crow shakes off a hemlock tree stand for? What does the dust of snow, यानी बर्फ़ के कण, that the crow shakes off, जिन बर्फ़ के कणों को कौआ झटक कर या हिलाकर गिरा देता है, a hemlock tree stand for, एक धतूरे के पेड़ से, स्टैंड फॉर ये किसको दर्शाते हैं? तो आंसर है द क्रो एंड द हेमलॉक स्टैंड फॉर सोरो, यानी कौआ और धतूरे का वृक्ष दुख को प्रदर्शित करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर डेथ और इनहेरिटिया, और जो बर्फ़ के कण हैं वह मृत्यु और जड़ता या किंकर्तव्य विमूढ़ता को प्रदर्शित करते हैं। द क्रोज शेकिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, और कौए का बर्फ़ के कणों को हिलाकर गिराना, फ्रॉम द ट्रीज़ यानी वृक्ष से, स्टैंड्स फॉर रिन्यूड लाइफ, एक नए जीवन को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? हैव देयर बीन टाइम्स, यानी क्या कभी ऐसा वक्त आया है, व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, जब तुमने तनाव और आशा विहीन यानी उम्मीद छोड़ दी हो। हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट, क्या तुमने कभी ऐसे क्षण का अनुभव किया है, दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे, कि उस दिन तुम्हारा मन या मन स्थिति बदल गई हो? आंसर है एवरी वन हैज़ मोमेंट्स ऑफ सैडनेस और डिप्रेशन इन वंस लाइफ, यानी प्रत्येक के जीवन में दुख और तनाव के क्षण होते हैं। बट लेकिन द सूनर वन गेट्स ओवर सच डिप्रेशन, द सूनर का मतलब पहले, वन गेट्स ओवर सच डिप्रेशन, यानी पहले व्यक्ति ऐसे तनाव को कम करता है, द बेटर इट इज़, ऐसे तनाव को कम करता है जो कि ठीक होता है। सच आ स्टेट शुडंट एंड कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, सच आ स्टेट शुडंट यानी ऐसी स्थिति या ऐसी अवस्था को, कैन नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग लंबे समय तक के लिए जारी नहीं रखा जा सकता। इट शुड आइदर बी एंडेड और इट विल मेक एन एंड ऑफ अस, इट शुड आइदर बी एंड, या तो ऐसे तनाव या चिंता या दुख के समय को समाप्त कर देना चाहिए, और अथवा इट विल मेक एन एंड ऑफ, अथवा ये तनाव, ये डिप्रेशन, ये चिंता, ये दुख हमारा अंत कर देगा। तो दोस्तों ये थे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अब हम लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन। द वे आ क्रो वो ही पोयम है और उसी पोयम के कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं। द वे आ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो इसका आंसर है द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो
that fall down from the sky and settle on various objects on the earth have been called the dust of snow। यानी छोटे छोटे बर्फ़ के कण fall down from the sky जो कि आकाश से गिरते हैं and settle on various objects on the earth और पृथ्वी की अलग अलग वस्तुओं के ऊपर जमा हो जाते हैं have been called the dust of snow। यानी उनको ही हम dust of snow कहते हैं, धूल के कण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what does the poet say has changed his mood। what does the poet say has changed his mood यानी उसकी मन स्थिति बदल गई है, इस बारे में कवि क्या कहता है। तो आंसर है द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द क्रोज एक्ट ऑफ शेकिंग ऑफ द डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री यानी कोए का धतूरे के वृक्ष से कोए का धतूरे के वृक्ष से धूल के कण, जमी हुई धूल के कणों को हिलाकर गिरा देना हैज़ चेंज हिज मूड, उसके मन स्थिति या उसके मन को बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो यानी कौआ और धतूरे का पौधा किसको प्रदर्शित करता है, खुशी को और दुख को। तो इसका आंसर है द क्रो एंड हेमलॉक स्टैंड्स हियर फॉर सोरो यानी कौआ और धतूरे का वृक्ष यहाँ पर दुख के लिए दुख को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिग्रेटेड मीन्स पछतावा। तो यानी कौन सा शब्द विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रिग्रेटेड यानी कौन से शब्द रिग्रेटेड के मीनिंग के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब है रूइट। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।